नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 5 कृपाराम खिड़िया राज्या सोरठा का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कृपाराम खिड़िया का जीवन परिचय। कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान पाली जिले में है के निवासी थे। सीकर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की। कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत 1864 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राज्या सोरठा जो काव्यखंड है, चालकनेसी जो एक नाटक है तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राज्या सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है। राज्या सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम को संबोधित कर लिखा है। राजाराम राज्य कवि का विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजाराम निसंतान था, इसीलिए वह बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे, कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राज्य को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। राज्या सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। सोरठा छंद है तथा वेण संगाई मुख्य अलंकार है। इनकी सहजता, सरलता, सरसता तथा प्रसाद गुण युक्ता के कारण राज्या सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। अब इसमें से जो प्रश्न आ सकते हैं या फिर जीवन परिचय में जो आप लिख सकते हैं वो ये है कि कृपाराम खिड़िया है वो एक चारण शाखा से थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था और ये खराड़ी गांव के निवासी थे। अच्छा, ये है कि किन राजा ने इन्हें महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर दी। तो सीकर नरेश देवी सिंह व उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इन्हें जागीर प्रदान की। इनका रचना काल जो है वह विक्रम संवत 1864 में है। अब पूछा जा सकता है कि कृपाराम खिड़िया की रचनाओं के नाम लिखिए। तो राज्या सोरठा जो एक काव्य ग्रंथ है, चालकनेसी जो एक नाटक है और एक अलंकार ग्रंथ, इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें से वर्तमान में जो उपलब्ध ग्रंथ है वह है राज्या सोरठा। अब राज्या सोरठा जिसमें राज्य शब्द किसके लिए है, तो राजाराम के लिए है। राजाराम कौन था, तो कवि का एक सेवक था। और उसका नाम राज्या के रूप में क्यों उन्होंने लिया है, क्योंकि राजाराम जो था वह निसंतान था और वह उदास रहता था कि मरणोपरांत उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। तो कृपाराम खिड़िया ने उसे आश्वस्त किया कि वे अपनी कविता के माध्यम से उसे अमर बना देंगे। ये जो राज्या सोरठा है इसमें कितने सोरठे हैं, तो 140 सोरठे हैं। राज्या सोरठा है वो किस भाषा में लिखा गया, तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। और यह राज्या सोरठा है वो संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है, जो कि एक राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। इसकी भाषा कौन सी है, तो डिंगल भाषा है। इसमें छंद कौन सा है, तो सोरठा छंद है। इसमें अलंकार कौन सा है, तो वेण संगाई अलंकार है। और इसमें गुण जो है वह है प्रसाद गुण युक्त रचना। ठीक है, अब जानते हैं हम पाठ परिचय। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सदसंगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। अब हम पढ़ते हैं राज्या सोरठा। गुण अवगुण जिण गांव सुने न कोई सांभले,
उन नगरी विच नाम रोही आछी राजिया। यहाँ कवि कहना चाहता है कि गुण अवगुण जिन गांव कि जहां पर गुणी और अवगुणी दोनों समान रूप से आदर पाते हों, जहां के लोग सुने न कोई सांभले, यानी जहां पर कोई सांभले का मतलब होता है समझने वाला, यानी गुणों और अवगुणी में जो कोई फर्क समझने वाला नहीं है। उन नगरी विच नाम रोही आछी राजिया कि उस नगरी में निवास करने से, नाव मतलब निवास करना, निवास करने से रोही आछी राजिया, यानी रोही में या निर्जन वन में रहना अच्छा है। आगे है कारज सरे न कोय बल पराक्रम हिम्मत बिना हलकार्या की होए रंगा श्याला राजिया। यहाँ कवि कह रहा है कि कारज सरे न कोय बल पराक्रम हिम्मत बिना। कवि कह रहा है कि कोई भी कार्य है वह बल पराक्रम और हिम्मत के बिना नहीं हो सकता, यानी कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके लिए हमारे भीतर बल पराक्रम और हिम्मत होना जरूरी है। हलकार्या की होए रंगा साड़ा राजिया। हलकार्या मतलब ललकारने से कुछ नहीं होता है, यानी रंगा स्याला राजिया कि जिस प्रकार रंगा सियार जो होता है वह उसको ललकारते हैं तो वो भाग जाता है, लेकिन अगर किसी में पराक्रम और बल होता है तो उसको आप कितना भी ललकारो वो अपना कार्य वो करके ही जाएगा। आगे है मिले सिंह वन माहे किण मृगा मृगपति कियो जोरावर अति जाहे रहे उर्दगति राजिया। कि मिले सिंह वन माहे कि आप मिले होंगे, आपने देखा होगा कि वन में जो है वो सिंह जो है वो ही क्या है, राजा होता है। तो किण मृगा मृगपति कियो यानी उसको किन मृगों ने या किन जानवरों ने उसको मृगपति बनाया, यानी हिरणों का राजा बनाया। जोरावर अति जाहे रहे उर्दगति राजिया। कवि कहना चाहता है कि जोरावर यानी जिसमें बल होती है, जिसमें अधिक बल होता है, रहे उर्दगति राजिया वही ऊंचे स्थान पर विराजमान होता है। उर्दगति का मतलब है ऊंचे स्थान पर। आगे है अच्छा जुद अण पार धार खगा सन्मुख दसे भोगे हुए बरतार रसा जी के नर राजिया। यानी जो व्यक्ति युद्ध में अजेय रहता है, युद्ध का मतलब है युद्ध, और अणपार मतलब अजेय रहना। धार खगा सन्मुख दसे, और जो शूरवीर व्यक्ति तलवार की धार के सन्मुख खड़ा रहता है यानी डटकर उसका सामना करता है। भोगे हुए बरतार रसा जी के नर राजिया, यानी वही व्यक्ति क्या है, फिर रसा का मतलब होता है पृथ्वी, यानी वही पृथ्वी का स्वामी बनकर राज्य का भोग करता है। भोगे हुए भरतार, भरतार का मतलब होता है स्वामी, यानी वही पृथ्वी का स्वामी बनकर राज्य का भोग करता है। आगे है एणे शो अवदात कहनी सोच विचार कर बेमोसर्री बात रूढ़ी न लगे राजिया। यहाँ कवि है वो राजा राम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजा राम, एणे शो अवदात कि वही बात है वो अच्छी लगती है जो या उज्जवल होती है जो सोच विचार कर कही जाती है। कहनी सोच विचार कर, यानी जो सोच विचार कर कोई बात कहता है वही बात उज्जवल या अच्छी लगती है। बेमोसरी बात रूढ़ी न लगे राजिया। रूढ़ी का मतलब होता है अच्छी लगना। तो बेमोसरी बात कि बिना अवसर के, बिना सोचे विचारे अगर कोई बात कही जाए, जिस बात का कोई अवसर ना हो उस समय ऐसी बात कही जाए तो रूढ़ी न लगे राजिया, यानी वो बात अच्छी नहीं लगती है। आगे है पहले किया उपाव दब दुश्मन आमे डटे प्रचंड हुआ विश्वाव रो भगाले राजिया। यहाँ कवि है वो राजा राम को संबोधित करते हुए कह रहा है कि पहले किया उपाव कि हमें 3 चीजें हैं जिनका उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। वो कौन कौन सी है? दव, दव का मतलब होता है आग, दुश्मन का मतलब होता है शत्रु, और आम्य का मतलब होता है रोग। यानी आग, दुश्मन और रोग, इन तीनों का उपाय हमें पहले ही कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विश्वाव रो भागाले राजिया, यानी जब इनका जहर है वो प्रचंड हो जाता है, बढ़ जाता है, तो रोबा गाले राजिया, यानी वो हमारे लिए कष्टकारी होता है। रोबा का अर्थ होता है कष्टकारी।
यानी अगर शत्रु हमारे घर में आ जाए, उसके बाद में हम संभले तो हमारा अंत निश्चय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आग लगने के बाद में उसको बुझाना मुश्किल हो जाता है, और एक बार अगर कोई रोग लग जाए तो उसको मिटाना मुश्किल हो जाता है। कवि यहाँ यही कहना चाहता है कि इनका उपाय हमें पहले ही कर लेना चाहिए। आगे है, हिम्मत कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं। यहां कवि कह रहा है कि जो व्यक्ति हिम्मत से काम लेता है उसी की व्यक्ति की क्या होती है, कीमत होती है। बिना हिम्मत के किसी की कोई कीमत नहीं है। करे न आदर कोई रद कागज ज्यों राजिया। यानी उस व्यक्ति का, अगर जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती है उस व्यक्ति का कोई भी आदर नहीं करता है। वह किसके समान समझा जाता है, रद्दी कागज के समान समझा जाता है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रस नारा गुण राजिया। यहाँ कवि जो है वो जीभ के, यानी जो जीभ है उसके माध्यम से अच्छा बोलने का, वाणी का संदेश है वो दे रहा है। तो कवि क्या कहता है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कि कोयल जो है जब बोलती है तो हमारे मन को हरकत मतलब हर्षित करती है, प्रसन्न करती है। और उपजावे अनुराग, और हमारे भीतर प्रेम उत्पन्न करती है। अनुराग मतलब होता है प्रेम, यानी जब कोयल बोलती है तो हमारे हृदय में अनुराग यानी प्रेम उत्पन्न होता है और हम खुश हो जाते हैं। कड़वो लागे काग, और जब कौवा बोलता है तो वो हमारे मन को कड़वा लगता है। रसनारा गुण राजिया, यहाँ कह रहे हैं कि हे राजा राम, वाणी का ही गुण है, यानी हम जैसा बोलेंगे वैसा ही हमें आदर मिलता है। आगे है, दूध नीर मिल दोय हेक जिसी आकृति होय, करे न न्यारो कोय राजहंस बिना राजिया। यहाँ कवि कहना चाहता है कि दूध और नीर, यानी दूध और जल जब आपस में मिल जाते हैं तो दोनों की आकृति जो है, आकृत मतलब आकृति, हेक जिसी का मतलब होता है एक जैसी, यानी उनकी आकृति है वो एक जैसी हो जाती है। यानी वो पानी भी क्या है, दूध में मिलकर के सफेद हो जाता है। करे न न्यारो कोई राजहंस बिना राजिया, यानी उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। राजहंस बिना राजिया, राजहंस का मतलब है यहाँ ज्ञानी व्यक्ति से, यानी दूध और जल को कोई अलग कर सकता है तो वो है राजहंस यानी ज्ञानी व्यक्ति। इसके माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, उसका यानी उसको कौन समझ सकता है, एक ज्ञानी व्यक्ति ही समझ सकता है। और उन दोनों के बीच में भेद है, एक ज्ञानी मनुष्य है, विद्वान मनुष्य है, वो ही कर सकता है। आगे है, मल्यागिरी मजार हर को तर चन्नन हुए संगत लिए सुधार रुखा ही ने राजिया। इसके माध्यम से कवि संगति का संदेश देना चाहता है। कवि कह रहा है कि हे राजा राम, कि मल्यगिरी के मध्य में ऐसा लगता है जैसे सारे पेड़ है वो चंदन के समान हो गए हैं। हर का मतलब होता है प्रत्येक, तर मतलब वृक्ष, चंदन का मतलब है चंदन, यानी ऐसा लगता है जैसे मल्यगिरी के मध्य में सारे वृक्ष हैं वो चंदन के हो गए हैं। संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया, यानी हमें भी उसी प्रकार अपनी संगति को सुधार लेना चाहिए। जैसे जिस प्रकार से वृक्ष है वो प्रत्येक वृक्ष है उसमें चंदन की खुशबू आने लग गई है। यानी इसका मतलब यह है कि मल्यगिरी के मध्य में सिर्फ एक चंदन के वृक्ष नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे वृक्ष हैं। लेकिन क्या है, सभी पेड़ों ने क्या है, चंदन की खुशबू को ग्रहण कर लिया है। उसी प्रकार हमें भी क्या है, अच्छे मनुष्य की संगति में रहकर अपने आप को सुधार लेना चाहिए। आगे है, पाटा पीड़ा उपा तन लागा तरवारिया वही जीवरा घाव रति न औखद राजिया। यहाँ कवि कहना चाहता है कि पाटा पीड़ा उपाव तन लागा तरवारिया, तरवारिया मतलब तलवार, यानी तलवार के द्वारा अगर चाहे वो तलवार हो चाहे भी कोई और चीज हो, अगर शरीर पर हमारे कोई घाव हो जाता है तो पाटा पीड़ा उपाव, उससे मरहम पट्टी के द्वारा हम सही कर सकते हैं, उसका उपाय है। लेकिन वह जीवरा घाव रति न औखद राजिया, लेकिन अगर वाणी से हम किसी के घाव करते हैं, यानी किसी के हृदय को हम बुरा बोलते हैं और दूसरे व्यक्ति के हृदय में वो लग जाती है, तो ऐसा जो घाव जो हृदय में लगता है रति न औखद राजिया, उसका कोई भी इलाज
नहीं है, उसके लिए कोई भी औषधि नहीं है। यानी इसके माध्यम से भी कवि हमेशा अच्छा बोलने का संदेश दे रहा है। मूसा ने मंजार हित कर बैठा एकण, सह जाने संसार रस नह रहसी राजिया। मूसा का मतलब होता है चूहा और मंजार का मतलब होता है बिल्ली। हित कर बैठा एकण कि उन दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न हो गया है, या वो दोनों एक साथ बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में अगर दोस्ती हुई है, प्रेम हुआ है, तो वो भी क्या है, उसके बीच में भी क्या है, कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। यानी उन दोनों के बीच में कभी दोस्ती, विपरीत स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। सह जाने संसार रस नह रहसी राजिया, कि समस्त संसार जानता है कि दो विपरीत प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के बीच में कभी भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी उनके बीच में अगर प्रेम है तो वो स्वार्थ के लिए है, और जैसे ही उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है वैसे ही क्या है, उनकी दोस्ती भी समाप्त हो जाती है। आगे है, खल गुण अण खुंताए एक भाव कर यादरे, ते नगरी हुंताए रोही आछी राजिया। यहां कवि कहना चाहता है कि जहां खल, गुड़ और चारा तीनों एक भाव के साथ एक ही भाव में बिकते हों, ते नगरी हुंताए रोही आछी राजिया, ऐसी नगरी में रहने से निर्जन वन में रहना अच्छा है। यहाँ कवि यही कहना चाहता है कि जैसे खल है, गुड़ है और चारा है, तीनों एक ही भाव से आंके जाते हों। यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि गुणी और अवगुणी दोनों समान रूप से आदर पाते हों, ऐसी नगरी में रहने से हमें रोही में रहना या निर्जन वन में रहना अच्छा होता है। घण घण साबल घाय न फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल बिंद जाए राय पड़े जद राजिया। यहाँ कवि यही कहना चाहता है कि घण घण, यानी कवि कह रहा है कि हे राजा राम, अगर पहाड़ है, कठोर पहाड़ है, निवड़ का मतलब होता है कठोर, कठोर पहाड़ है, उसको हम चाहे घण से चाहे साबल से हम कितने भी ही घाव करें, यानी उन पर प्रहार करें, लेकिन वो नहीं फूट सकता। लेकिन जड़ कोमल बिध जाए राय पड़े जद राजिया, यानी अगर उस पहाड़ में भी कहीं दरार पड़ जाए तो फिर उस पहाड़ को तोड़ना आसान हो जाता है। उसकी कोमल जड़, यानी जब दरार पड़ जाती है तो वो वहां से कोमल हो जाती है और उसके कारण क्या, उसको फोड़ना आसान हो जाता है। इसके माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि जब एक बार कोई सामाजिक एकता है, चाहे कोई समुदाय है, चाहे कोई दोस्ती है, चाहे कोई परिवार है, उसमें अगर एक बार दरार पड़ जाए तो फिर उस परिवार को, उस समाज को, उस समुदाय को तोड़ना आसान हो जाता है। आगे है, पे मीठा कर पाग जो इमरत सींचिए, उर कड़वाई याक रंच न मुके राजिया। यहाँ कवि जो है, इसके माध्यम से कवि है वो स्वाभाविक जन्मजात जो गुण होते हैं उनको बदला नहीं जा सकता है। उसके माध्यम से कवि यही संदेश देना चाहता है कि पे मीठा कर पाक जो इमरत सींचिए, कि आक जो है उसको अगर हम दूध में कितना ही उबालें, चाहे उसको मीठे में कितना ही उबालें, और चाहे उसको अमृत से कितना ही हम सींचें या उबालें, तो उसका जो आंकड़े का जो कड़वापन है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। उसी प्रकार उर कड़वाई आंख रंच न मुके राजिया, ठीक उसी प्रकार से जन्मजात व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वो वैसा ही रहता है। अगर हम उसको कितना भी बदलने का प्रयास करें तो वह नहीं बदलता है। यानी इसके माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि जन्मजात प्रवृत्तियों को बदलना असंभव है। अब इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो ये है कि गुण और अवगुण से संबंधित है वो दो सोरठे यहाँ पर आए हैं। एक तो आया है, गुण अवगुण जिन गांव सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाव रोही आरसी राजिया। दूसरा है, खड़ गुड़ अण खुंताए एक भाव कर यादरे, ते नगरी हुंताए रोही आरसी राजिया। इसके माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि जहां पर गुणी और अवगुणी व्यक्ति दोनों एक समान आदर पाते हों, ऐसे नगरी में रहने से रोही में रहना अच्छा है। अब आता है, एक प्रश्न बनता है कि वाणी के महत्व को कवि ने किस प्रकार स्पष्ट किया है। तो इसके भी कवि ने दो उदाहरण दिए हैं। एक तो दिया है कि पट्टा पीड़ा उपाव तन लागा तरवारिया, वह जीव रागाव रति न उखद राजिया, यानी पट्टी के द्वारा
मरहम पट्टी के द्वारा तलवार का घाव होता है उसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन वाणी के द्वारा दिया हुआ जो घाव है उसको हम कभी भी ठीक नहीं कर सकते। एक जो दिया है कि कोयल वाला दिया है कि जैसे कोयल जब बोलती है तो वो सबके मन को खुश कर लेती है, और जब कौवा बोलता है तो वो किसी कोई भी व्यक्ति उसका आदर नहीं करता है। इसके माध्यम से कवि अच्छा बोलने, मीठा बोलने का संदेश दे रहा है। एक जो है हिम्मत से संबंधित है। हिम्मत के महत्व को कवि ने किस प्रकार स्पष्ट किया है? तो एक तो यही कहा है कि कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकारियां के होए रंगा स्याड़ा राजिया। यानी बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई काम नहीं होता है। अगर जिसमें बल पराक्रम हिम्मत नहीं है तो वो रंगे स्यार के समान होता है। एक जो कहा है वो मिले सिंह वनमा है किण मृगा मृग पतिकियो, यानी शेर जो है वो भी अपने बल से, अपनी ताकत से क्या है, ऊंचे स्थान पर विराजमान हुआ है। यानी उसको मृगपति किसने बनाया है? उसके बल ने बनाया है। एक जो कवि ने हिम्मत का उदाहरण दिया है वो ये है कि हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, कि जिसकी हिम्मत होती है उसी की कीमत होती है, बिना हिम्मत के कोई कीमत नहीं है। उस व्यक्ति का वैसे ही आदर नहीं होता है जैसे रद्दी कागज का कोई आदर नहीं होता है, उसे फेंक दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं है उसका भी कोई आदर नहीं करता है। अब यह आता है कि कवि है निराज हंस किसे का है? तो ज्ञानी व्यक्ति को कहा है। यानी दूध और नीर के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इसके माध्यम से कवि यही संदेश देना चाहता है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो क्या है, जो दूध और जल है ठीक उसी प्रकार से जो गुणवान और अवगुणी व्यक्ति है उनमें फर्क कर सकता है। यानी एक अच्छा मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य है वो ही उन दोनों के बीच में फर्क कर सकता है। एक जो ये है कवि ने संगति का संदेश है वो किसके माध्यम से दिया है? संगति के महत्व को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका ये होगा कि जिस प्रकार से मल्यगिरी के मध्य में बहुत सारे वृक्ष हैं लेकिन सभी ने क्या है, चंदन वृक्ष की खुशबू को ग्रहण कर लिया है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी उस चंदन वृक्ष की तरह ही ऐसे ही व्यक्ति की संगति में रहना चाहिए जो अच्छा हो और उसी के गुणों को हमें अपनाना चाहिए। अगला है कि किन चीजों का उपाय है वो पहले ही कर लेना चाहिए। तो आग, दुश्मन और रोग, इन तीनों का उपाय है वो पहले ही कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर जब ये भयंकर हो जाते हैं तो इसके बाद में ये हमारे लिए कष्टकारी होते हैं। आगे है कि अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम होते हैं। संकलित अंश के आधार पर बताइए। तो क्या है, ये आएगा बिल्ली और चूहे की जो दोस्ती है वो क्या है, घातक होती है। यानी उन जो दोनों के बीच में अगर मित्रता होती है तो वो किसी स्वार्थ के कारण होती है, और जैसे ही स्वार्थ सिद्ध होता है वैसे ही वो मित्रता भी समाप्त हो जाती है। आगे जो एक है वो ये है कि राज्य का भोग या धरती का स्वामी बनकर कौन राज्य भोगता है? यानी जो युद्ध में अजेय रहता है और जो तलवार की धार के सामने डटा रहता है वही क्या है, राज्य का भोग करता है। एक जो आया है वो ये कि जन्मजात प्रवृत्तियों को बदलना असंभव है। कैसे? तो जिस प्रकार से आँख है उसको हम कितना ही चाहे दूध में उबालें, चाहे मीठे में उबालें और चाहे अमृत में उबालें, लेकिन वह अपने कड़वेपन को नहीं छोड़ता है। ठीक उसी प्रकार जन्मजात जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है वह व्यक्ति वैसा ही रहता है, उसको कितना ही बदलने का प्रयास करें वह नहीं बदलता है। और जो एक प्रश्न बनता है वो यह है कि कब है वो कोमल जड़ को बींधा जा सकता है? तो जब उसमें दरार पड़ जाए, यानी चाहे दोस्ती हो, चाहे समुदाय हो, चाहे समाज हो, उसमें अगर एक बार दरार पड़ जाती है तो वह उसको फिर से एक नहीं किया जा सकता, यानी फिर उसको तोड़ना आसान हो जाता है। एक प्रश्न ये बनता है कि किसके बिना कोई भी कार्य नहीं होता है? तो बल, पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। एक प्रश्न बनता है कि कब निर्जन वन में रहना अच्छा है? तो जहां गुणी और अवगुणी एक समान आदर पाते हों ऐसे गांव में रहने से निर्जन वन में रहना अच्छा होता है।
आगे है कि कौन ऊंचे स्थान पर विराजमान होता है, तो जिसमें बल होती है, ताकत होती है, वही ऊंचे स्थान पर विराजमान होता है। यह शेर के माध्यम से कवि ने बताया है। और है कि कब कोई बात है वो अच्छी नहीं लगती है, रूढ़ी नहीं लगती है, तो जब बिना अवसर, बिना सोचे विचारे कोई बात कही जाती है तो वह अच्छी नहीं लगती है। यानी ईण शो अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमोसरी बात रूढ़ी न लगे राजिया। यहाँ कवि इसके माध्यम से अच्छी सोच विचार कर बात कहने का संदेश दे रहा है। तो अब लेसन है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।